नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 10 दिसंबर 2025 और आज का डिटेल न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा ये, जिसमें कुछ बड़े टॉपिक हैं और कुछ प्रीलिम फैक्ट से जुड़े हुए टॉपिक भी हैं आज। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। 10 दिसंबर भी है आज, तो 10 दिसंबर अपने चैनल का, ये जो चैनल पर आप हैं, इसकी 4th एनिवर्सरी है। 4 वर्ष पहले शुरू किया था मैंने, ऐसे ही बस शुरू हो गया था। आपको शायद ये पता नहीं होगा, लेकिन हमसे पहले, इस चैनल से पहले बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी ने आईआर कभी नहीं पढ़ाया। हमसे पहले बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी ने न्यूज़पेपर डिस्कशन नहीं किया था। हमसे पहले पूरे यूट्यूब की बात करो, आप जा कर के सर्च कीजिएगा 4 दिसंबर 2021 से पहले बीपीएससी के लिए आईआर का वीडियो। और हमसे पहले यूट्यूब पर किसी ने भी मेंस के लिए गाइडेंस आंसर राइटिंग डिटेल में, जितना मैं करवाता हूँ, किसी ने भी शुरू नहीं किया था। तो आज तो आपको ढेर सारे दिखते होंगे न्यूज़पेपर डिस्कशन बीपीएससी के लिए, आईआर के लिए और आंसर राइटिंग के लिए, लेकिन 10 दिसंबर 2021 से पहले किसी का भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हम ही ने शुरू किया था इसको। तो बहुत सारा बीपीएससी के तैयारी करवाने का जो पैटर्न था ना ऑनलाइन, उसको बदलने का प्रयास हमने किया और उसमें सफल भी हुए हैं कई हद तक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल से जुड़ने के लिए, और हमेशा ही सुधार ही किया है, आगे भी आपको वही चीज़ मिलेगा। ट्रस्ट तो डेवलप होगा ही, वो कभी भी नहीं टूटेगा आपका। देखिए हेडलाइन क्या है, गवर्नमेंट ने एक्शन लेना शुरू कर दिया इंडिगो के ऊपर में। इंडिगो को बोला गया है कि गवर्नमेंट ऑर्डर इंडिगो टू कट डाउन फ्लाइट बाई 10%, और उसके सीईओ को भी बुलाया गया और कहा गया कि अपने 10% फ्लाइट्स आप दूसरे कंपनियों को हैंडओवर करेंगे, उनको देंगे चलाने के लिए, और आप कट करेंगे, क्योंकि मोनोपोली बहुत ही ज़्यादा हो गया था। तो मोनोपोली को कमज़ोर करने के लिए सरकार ने फैसला उठाया है, ताकि किसी एक कंपनी का मोनोपोली ना हो, सभी कंपनियां समान रूप से विकसित हों। बहुत ही ज़रूरी कदम था ये। इसके बारे में हमने कल बातचीत कर लिया था, डिटेल में आपको पढ़ाया था मैंने। एक चीज़ और है कि सदन में वंदे मातरम पर दूसरे दिन भी बहस हो गई। आज शायद बहस उसी पर होगी। पॉल्यूशन के कारण से सांस नहीं लिया जा रहा है। पूरे नॉर्थ इंडियन प्लेन की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर के पटना तक आप जाइए, 300 से ज़्यादा ही AQI है। भले आपको सन दिखता होगा, बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, लेकिन AQI में कुछ खास कमी नहीं आई है। और इंडिगो के कारण से इतना बड़ा, पता ही आपको किस प्रकार की दिक्कतें पैदा हुई। फिर भी डिस्कशन जो हो रहा है वो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत को लेकर के हो रहा है। खैर होने दीजिए, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया है, वंदे मातरम इशू को भी। आज का पहला न्यूज़ देखिए क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, जिसमें भारत के में जो यात्रा हुई पुतिन की, उसका रिएक्शन आना शुरू हो गया है। यूएसए ने बोला है कि हम भारत के चावल इंपोर्ट जो हम करते हैं भारत से, भारत जो है यूएसए के टोटल जो उनको कंज्यूम करते उसका 3% चावल हम ही भेजते हैं यूएसए में। तो इसका बेनिफिट हमें जितना होता है उससे ज़्यादा यूएसए को होता है कि सही रेट पर उनको राइस उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन अब वो इस पर अच्छा खासा टैरिफ लगाने वाले हैं, ऐसी धमकी ट्रंप ने दी है। तब इस टैरिफ की धमकी के बाद से अमेरिका के लोगों के लिए दिक्कत होगी कि उनको चावल जो है वो महंगे मिलेंगे काफ़ी ज़्यादा। भारत को भी दिक्कत होगी, क्योंकि भारत का 3% जो चावल का एक्सपोर्ट है वो किसी और देश में करना पड़ेगा, या तो वह डायरेक्टली प्रभावित होगा। देखिए आज का पहला न्यूज़ यही है कि हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं और क्या हम पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, क्या हम पर टैरिफ लगाया जा रहा है। टैरिफ इनडायरेक्टली प्रतिबंध ही होता है, रिस्ट्रिक्शन ही होता है, लेकिन वो धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शन में आ जाता है। जब चीज़ें आपकी महंगी होगी तो अपने आप मार्केट से आप हट जाएंगे। रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है रोकना, और एक होता है इतना महंगा कर दो कि कोई खरीद नहीं ना पाए। तो वही चीज़ हमारे चावल के साथ अभी किया जाएगा। देखते हैं ज़रा इस इशू को डिटेल में, क्योंकि बीपीएससी प्रीलिम में पिछली बार 71 एग्जामिनेशन में एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ 2 सवाल पूछा गया था बंधुओं। तो 72 बीपीएससी के लिए जो लोग उसी प्रकार से धरने पर तैयारी कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे, तो थोड़ा सा संभल जाइए। आज 72 के लिए गाइडेंस वीडियो अपलोड करूंगा, जिसमें सिलेबस को किस प्रकार से नए ढंग से अब पढ़ना चाहिए वो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए आज का पहला टॉपिक, ये तो अपने चैनल का है। यहाँ पर 100 सब्सक्राइबर दिख रहे होंगे आपको। ये 15 जनवरी 2022 का फ़ोटो है, स्क्रीनशॉट है। पहले चैनल का नाम भी अलग हुआ करता था, MCQ फॉर यूपीएससी स्टेट PCS, और कितने 15 जनवरी का है 2022, और ये आज का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का पहला इशू क्या है। ट्रंप प्रशासन ने कल ही बोला है, डोनाल्ड ट्रंप महोदय ने, कि अब हम भारत के चावल पर भी
टैरिफ लगा सकते हैं। उन्होंने बोला कि डंपिंग की जाती है चावल की अमेरिका में। डंपिंग का क्या तात्पर्य होता है? सस्ते दाम पर किसी दूसरे देश में किसी देश का जब प्रोडक्ट बार बार भेजा जाता है, बहुत ही बड़ी मात्रा में जब जाती है, तो उसको डंपिंग कहा जाता है कि आप अपने आउटपुट जो है हमारे देश में सस्ते दाम पर बेच रहे हैं, जिससे हमारे यहाँ के उद्योग धंधे प्रभावित हो रहे हैं। ऐसा उनका आरोप है। डंपिंग शब्द उन्होंने यूज किया है। यह कदम अमेरिका किसान को रक्षा के लिए है और एक अमेरिकी टीम भारत की यात्रा पर आ रही है, इसलिए भी ये चीज़ चर्चा में है कि भाई एक तरफ तो आप व्यापार वार्ता कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप धमकी दे रहे हैं कि हम आपके चावल पर टैरिफ लगाएंगे। तो ये किस प्रकार की चीज़ें हैं, समझ के परे है भारत के लिए भी, और इससे अमेरिका का नुकसान ज़्यादा हो रहा है। व्यापार आंकड़ों का विश्लेषण करें तो असंतुलन का प्रभाव पड़ेगा। अमेरिका में भारतीय चावल आयात के हिस्सा का 3.3% है, जबकि भारत के चावल निर्यात में अमेरिका का हिस्सा 26.6% है। यानी कि भारत जो 100 केजी एक्सपोर्ट करता है उसमें से 26 केजी जो है वो अमेरिका जाता है चावल, ठीक है। लेकिन अमेरिका जो 100 केजी इंपोर्ट करता है उसमें मात्र 3.3 केजी ही हिस्सा है। यानी कि अमेरिका में जितनी खपत होती है उसका 3.5% करीब में भारत से जाता है, और भारत जितना भेजता है उसका 26% अप्रॉक्स अमेरिका जाता है। यानी कि अगर समग्र रूप से देखें तो अमेरिकी जनता को नुकसान के साथ साथ भारत को अपने 26 केजी चावल के लिए कोई और मार्केट ढूंढना पड़ेगा, या तो उसके एक्सपोर्ट में कहीं न कहीं दिक्कतें आएंगी। इससे क्या होगा भाई, जो चावल के एक्सपोर्टर हैं, जो पैदावार करने वाले लोग हैं, किसान हैं, उनकी आय में कहीं न कहीं कमी आएगी और इससे रोष उत्पन्न होगा। शायद वो यही करना चाह रहे हैं। भारत अमेरिका का प्रमुख चावल आपूर्ति करता है, लेकिन अमेरिका भारत के निर्यात बाजार का छोटा सा हिस्सा है। टैरिफ से अमेरिकी आयात महंगा होगा, जो उपभोक्ताओं और किसानों को प्रभावित करेगा। भारत के लिए वैकल्पिक बाजार जैसे यूरोप, मध्य पूर्व इत्यादि उपलब्ध हैं, लेकिन नुकसान हमारा भी कम नहीं होगा और अमेरिका का भी कोई कम नहीं होगा। दोनों ही देश के म्यूचुअल तरीके से देखें तो दोनों का ही इसमें नुकसान है, लेकिन वो हम पर प्रेशर बनाना चाहते हैं और एक तरीके से पनिश करना चाहते पुतिन की यात्रा के बाद, इसलिए वो इस प्रकार की हरकतें करे जा रहे हैं। अमेरिकी किसानों पर असर डंपिंग का मिथक है जो द हिंदू ने बनाया है। ये द हिंदू का पूरा विश्लेषण पढ़ रहे हैं, फिर इसके नीचे इंडियन एक्सप्रेस का भी आएगा। दोनों न्यूज़पेपर का मैं कवर कर रहा हूँ। अमेरिकी किसान भारतीय चावल को डंपिंग मानते हैं। अमेरिकी किसान नहीं मानते हैं, वहाँ की सरकार मानती है, क्योंकि अमेरिका के एक्सपोर्ट में तो हम 3.3% ही चावल भेज रहे हैं वहाँ के हिसाब से। हम अपने ना 26 केजी भेज रहे हैं, लेकिन वो जितना मंगाते उसका मात्र 3.3 केजी ही है। तो ये डंपिंग कैसे हो गया? डंपिंग तो तब होता जब बहुत बड़ी मात्रा में जाती है ना। ट्रंप ने अपने सदन के बैठक में कहा था कि अमेरिकी चावल निर्यातक हैं लेकिन आयात पर निर्भर हैं। अमेरिका जो है चावल का एक्सपोर्ट भी करता है, लेकिन हम आयात भी कर रहे हैं। भारतीय चावल बासमती अमेरिकी बाज़ार में प्रीमियम उत्पाद है, क्योंकि भारत जो है दुनिया का सबसे अच्छा बासमती का उत्पादन करता है। 2 देश हैं, एक भारत और एक पाकिस्तान, जहां पर दुनिया के सबसे अच्छे बासमती राइस जो हैं उपजाए जाते हैं, और ये बहुत पसंद किया जाता है यूरोप में, क्योंकि ये हल्का होता है खाने में और लंबा होता है, दिखने में भी सही होता है और हल्का माना जाता है इसको खाने में। जो देसी चावल होते हैं वो काफ़ी भारी माने जाते हैं, हेवी माना जाता है उनको भोजन के तौर पर, लेकिन ये हल्का और दिखने में भी सही होते हैं। टैरिफ ने अमेरिकी किसानों को फ़ायदा कम, नुकसान अधिक होगा, क्योंकि वैश्विक कीमतें कहीं न कहीं इससे बढ़ रही हैं। अब देखिए ज़रा दुनिया के एक्सपोर्ट में, ये तो न्यूज़ आया है, अब इसका जब इम्प्लीमेंटेशन होगा तब तो हम इसको पढ़ेंगे ही। अब हमारा वैश्विक चावल एक्सपोर्ट में क्या हमारा हिस्सा है, कितना % हम एक्सपोर्ट करते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था में चावल एक्सपोर्ट का कितना योगदान है, किस प्रकार के चावल का एक्सपोर्ट करते हैं हम, और इसका समग्र रूप से प्रभाव क्या पड़ेगा, सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव, उसका विश्लेषण जरा हम लोग करेंगे। सवाल आपसे यहीं से पूछा जाएगा। ऊपर जितना मैंने करवाया उसमें 2 आंकड़े ही हैं। अमेरिका के एक्सपोर्ट में 3.3% हिस्सा और भारत के एक्सपोर्ट में 26.6% हिस्सा जो है वो चावल का है, जो अमेरिका को जाता है। बस यही 2 डेटा आपके लिए इम्पॉर्टेंट था ऊपर जो हमने न्यूज़ को पढ़ा है उसमें। ओके, भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उपज होती है अपने यहाँ पर चावल की। चावल की उपज का सकारात्मक से ज़्यादा नकारात्मक पॉइंट ऑफ व्यू भी है। सकारात्मक तो इसलिए है क्योंकि देश के बहुत बड़ी आबादी का, लगभग 90% आबादी का पेट भरने का काम करती है ये, और अपने यहाँ पर प्रमुख आहार माना जाता है। इसलिए माना जाता है कि बहुत ही शानदार सा कॉम्बिनेशन होता है
चावल जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्ब्स जिसको कहा जाता है, और दाल जो है इसमें प्रोटीन होता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही शानदार सा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें आपको कार्ब्स और प्रोटीन दोनों ही चीज़ मिल जाती है। इसीलिए चावल के साथ दालें या फलियाँ या फिर दक्षिण में जाएंगे तो सांभर इत्यादि का चलन है, उन सभी में प्रोटीन की मात्रा आपको दिखेगा ही। तो ये इस कॉम्बिनेशन के कारण से इसको इस देश में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, देश के हर हिस्से में। लेकिन ऐसे हिस्से जहाँ पर इसका यूज नहीं किया जाता वहाँ पर भी इसका उत्पादन किया जाता है, जो प्राकृतिक उत्पादन नहीं है। इसके कारण से संकट भी पैदा हुआ है, जैसे कि पंजाब और हरियाणा, पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी जो है ये प्राकृतिक रूप से चावल उत्पादन के भूगोल इनका नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना तो इनके आहार में शामिल है, बिल्कुल भी आहार में बिल्कुल खाते ही नहीं है। पर परिवार में मंथली 2 किलो का भी खपत नहीं होता है, क्योंकि खाते ही नहीं है। फिर भी उत्पादन होता है, तो इससे क्या क्रिएट हुआ है, जल संकट क्रिएट हुआ है, क्योंकि ये जो एरिया है ये कम बारिश वाला इलाका है और कम वर्षा के कारण यहाँ पर क्या होगा भाई, कम वर्षा के कारण से भौम जलों का बहुत बड़े स्तर पर दोहन किया जाता है राइस प्रोडक्शन के लिए। नदियों के जल का और भौम जल का, ग्राउंड वाटर का बहुत बड़े स्तर पर कंज्यूम किया जाता है, किसके लिए, तो राइस प्रोडक्शन के लिए, जिसके कारण से प्राकृतिक तौर पर ये इलाके जो चावल की खेती के लिए कभी से भी उपयुक्त नहीं थे, यहाँ पर चावल की खेती की जाती है। और चूँकि इनका अपना कंजम्पशन बहुत कम है, घर के में खपत है ही नहीं, इसलिए सारा एक्सपोर्ट में जाता है। अमेरिका, यूरोप सभी जगहों पर एक्सपोर्ट में यहीं से चावल जाते हैं सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि अपना कंजम्पशन है ही नहीं, जो उपजाया वो एक्सपोर्ट में ही जाएगा। इसके कारण से कुछ चुनौतियां भी उत्पन्न हुई हैं, तो वहीं पर कुछ फ़ायदा भी हुआ है कि दुनिया में भारत सबसे ज़्यादा चावल का जो आपूर्तिकर्ता बना है, सबसे ज़्यादा निर्यातक है, वो इसी कारण से है। अब आपको सारा भूगोल समझ में आ गया होगा कि क्या चुनौतियां पैदा हो रही हैं, वो भी समझ में आ गया होगा। और इस एरिया का एक और चुनौती हो रहा है इसी के कारण से, ये जो इतना आप पॉल्यूशन और पराली देखते हैं वो कहीं न कहीं यही कारण है, जड़ में यही कारण है। जो प्राकृतिक एरिया नहीं है चावल के उत्पादन का, फिर भी यहाँ पर खेती की जाती है। इसके कारण से चावल की खेती ख़त्म होने से पहले गेहूं के खेती का सीज़न आ जाता है, जिससे उनको बहुत जल्दी काटना पड़ता है, क्योंकि मानसून देरी से पहुंची तो चावल की खेती देरी से होगी। अब चावल की खेती देरी से होगी तो जो धान काटने के बाद नए फसल के लिए खेत को छोड़ा नहीं जाता है, बल्कि पराली को जलाया जाता है, तुरंत खेत जोतेंगे और नई फसल गेहूं लगा दिया जाता है, क्योंकि गेहूं के बोने का समय आ जाता है। इसके कारण से पॉल्यूशन की समस्या इतनी ज़्यादा उत्पन्न हो रही है। उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। तो हमने कहाँ से इसको जोड़ा, हमने जल प्रदूषण से इसको जोड़ा, और हमने कहाँ से जल की कमी से जोड़ा और वायु प्रदूषण से जोड़ा है। तो कृपया याद रखिएगा इन पॉइंट ऑफ व्यू को, इसी को विश्लेषण कहा जाता है, बियॉन्ड द लाइन्स। 2024-25 से भारत ने 23 मिलियन मीट्रिक टन चावल निर्यात किया है, जो कुल वैश्विक निर्यात का 65 MMT का 35% है। यह योगदान खाद्य सुरक्षा, वैश्विक मूल्य श्रृंखला और विकासशील देशों की ज़रूरतों को पूरा करता है। भारत के विविध जलवायु के कारण यहाँ पर तमाम तरीके के अलग अलग प्रकार के चावलों का उत्पादन होता है। छत्तीसगढ़ को कहा, इसलिए भी छत्तीसगढ़ कहा जाता है बंधुओं, क्योंकि माना जाता है एक समय वहाँ पर 36,000 किस्म की चावल पैदा होते थे, 36,000। इसलिए भारत जो है चावल का देशज है यहाँ का प्रजाति, कि उसका जन्म ही इसी देश में हुआ है, जहाँ पर उसकी सबसे ज़्यादा वैरायटी दुनिया में एग्जिस्ट करती है। असम में एक चावल होता है, उत्पादन किया जाता है एक चावल का, जिसको पकाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। धान लाइए, मतलब चावल निकालिए और उसमें पानी डालिए, थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दीजिए, तो अपने आप वो क्या बन जाता है, भात, जिसको खाने लायक बोलते हैं, राइस, पक जाता है वो। ठीक है, कोई आग पर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। इतने प्रकार के वैरायटी का हम चावल का उत्पादन करते हैं। अब उसमें संकट पैदा होने वाला है, क्योंकि अमेरिका को हम काफ़ी बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करते हैं। कृषि क्षमता 44 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में खेती होती है। हरित क्रांति 1960 ने विकसित हाइब्रिड किस्में जैसे IR18 प्रमुख हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे 60% उत्पादन में योगदान देते हैं, जहां की ये फसल ही नहीं है। सरकारी नीतियां, MSP भी दिया जाता है इस पर, और निर्यात में भी सपोर्ट किया जाता है, जिसके कारण से भारत इसका प्रमुख निर्यातक देश है। वैश्विक मांग, सस्ते चावल की ज़रूरत वाले देश अफ्रीका, बांग्लादेश। प्रीमियम बाजार जैसे कि अमेरिका, यूरोप में महंगे चावल बिकते हैं, वहीं अफ्रीका, बांग्लादेश और एशिया के भी कई सारे देश हैं, चीन भी है इनमें,
जहां पर हम सस्ते वाले चावल ही बेचते हैं। विदेशी मुद्रा कमाई 10 बिलियन यूएसडी वार्षिक, और किसान आय वृद्धि में भी ये कहीं ना कहीं प्रोत्साहन करते हैं। कम उत्पादन लागत होता है इसके कारण से इसमें ज़्यादा बेनिफिट होता है, लेकिन पैसे में कम उत्पादन लागत है। पर्यावरणीय स्तर पर इसकी लागत बहुत ज़्यादा होती है। इसको भर भर के जल चाहिए, तब जाके 1 केजी चावल बन पाता है, और 1 केजी चावल के उत्पादन जितनी जल की खपत करते हैं, आने वाले समय में वो सस्टेनेबल नहीं होगा। देश का पूर्वी भाग ही उतना जल अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि बारिश बहुत होती है। देश के पश्चिमी भाग, अभी आपको दिखाया मैंने, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जो हैं वो कम वर्षा वाले इलाके हैं, वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा, और यहाँ पर ज़्यादा खेती होती है। इसके कारण से नुकसान हमारा हो रहा है। निर्यातित चावल के प्रकार। भारत चावल निर्यात में गुणवत्ता और प्रकार की विविधता प्रदान करता है। जैसे 80% नॉन बासमती और 20% बासमती। 80% जो है वो नॉन बासमती जाता है, जो प्रीमियम राइस में नहीं आते हैं, और 20% जो होता है इसको बासमती में जाता है, ये एक्सपोर्ट करते हैं हम। इस 20% में हमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा मिलता है पाकिस्तान से, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत अच्छी किस्म की बासमती चावल उपजाए जाते हैं। बासमती प्रीमियम होता है, लंबा दाना होता है, और इसके कारण से ये यूरोप, अमेरिका, इटली, यूके, अमेरिका, सऊदी अरब, उसके अलावा चीन, दक्षिण कोरिया, जापान के मार्केट में इसको बहुत पसंद किया जाता है। नॉन बासमती जो है मुख्य रूप से एशिया और अफ्रीका के देशों में इनको ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि ये जो हैं तुलनात्मक रूप से सस्ते होते हैं। वैसे नॉन बासमती में भी कुछ किस्में बहुत ही अच्छी होती हैं, जैसे अपने बिहार में भी कई सारे उपजते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका समग्र प्रभाव क्या है, अवसर और चुनौतियां क्या क्या हैं। सकारात्मक प्रभाव क्या है, किसानों की आय बढ़ी है 20 से 30%, और एक्सपोर्ट हमारा बढ़ा है। रोजगार सृजन, ग्रामीण स्तर पर विकास होता है, इससे वैश्विक स्थिति मजबूत होती है, क्योंकि भारत जो है कई सारे देशों को चावल एक्सपोर्ट करता है, जिनके यहाँ पर चावल का उत्पादन नहीं होता है, तो डायरेक्टली लोगों को आप फूड प्रोवाइड करवा रहे हैं। नकारात्मक जल और पर्यावरण संकट, व्यापार बाधाएं, जैसे अभी धमकी दी गई है कि भाई टैरिफ लगाएंगे हम। असमानता है, छोटे किसान जो उपजाते हैं वो खुद ही खा लेते हैं। बड़े किसान जो हैं, जिनके यहाँ पर अतिरिक्त उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, वही उत्पादित कर पाते हैं। एक इसमें और पॉइंट जोड़ लीजिएगा, जलवायु परिवर्तन का, पर्यावरण प्रदूषण का। पर्यावरण प्रदूषण का एक पॉइंट जोड़ लीजिएगा, क्योंकि उसके कारण से पर्यावरण में प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ा है। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली मैंने कैसे आपको बताया है पूरा पॉइंट। ओके, एक एक्ट है, एक्ट के बारे में मैं चर्चा कर देता हूँ। इससे पहले मैंने चर्चा की है, लेकिन फिर भी पंजाब सरकार का एक एक्ट है जो पंजाब सरकार ने 2010 में शायद बनाया है, जिसमें है कि भौम जल संरक्षण को लेकर के एक एक्ट बनाया गया, जिसमें एक्ट है कि 10 जुलाई है, शायद 10 जुलाई है। 10 जुलाई से पहले पंजाब के किसान जो हैं वो चावल की बुआई नहीं करेंगे, चावल की खेती नहीं शुरू करेंगे, इसलिए क्योंकि इससे पहले अगर वो शुरू करेंगे तो भूमि से जल का निकालेंगे, भौम जल निकालेंगे। तो 10 जुलाई के बाद जब वो शुरू करते हैं ना, तो चावल उत्पादन के लिए उनके पास बहुत कम समय बचता है। उसमें चावल जैसे ही तैयार होता है तो उसके बाद उनको गेहूं के लिए खेत को छोड़ने का समय ही नहीं होता है, इसके कारण से पराली जलाते हैं। तो एक एक्ट से किस प्रकार प्रदूषण क्रिएट हुआ, वो उसका शानदार उदाहरण है आपके पास में। ओके, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव, भारतीय अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है इसका, और भारत जो है किस प्रकार से प्रभावित होगा, क्योंकि हमारा 26.6% एक्सपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर। अभी क्या लॉन्ग टर्म में हम इसका समाधान निकालते हैं वो तो देखने लायक होगा, लेकिन यूरोपियन यूनियन के साथ भारत सरकार के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है काफ़ी लंबे समय से। ब्रिटेन के साथ तो हमने कर लिया है, यूरोपियन यूनियन के साथ में चल रहा है। तो अगर यूरोपियन यूनियन के साथ में FTA हम साइन कर लेते हैं तो उसका बहुत बेनिफिट होगा हमारे किस चीज़ों पर, तो इस प्रकार के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पर बहुत बेनिफिट मिल सकता है। खैर देखिए इसका समाधान क्या होगा आने वाले समय में हम तलाशेंगे, लेकिन फ़िलहाल सेंटर रिकमेंड AI कंपनीज पे क्रिएटर रॉयल्टी एट गवर्नमेंट पैनल। इन्होंने बोला है कि AI कंपनियों को, ChatGPT हो गई, जेमिनाई गूगल हो गया, मेटा हो गया, या तमाम तरह परप्लेक्सिटी हो गई, कई सारी कंपनियां हैं जो क्या करती हैं, जैसे अपने कंटेंट के क्रिएशन के लिए, आपको आउटपुट देने के लिए ये तमाम तरह की किताब, तमाम तरह के वेबसाइट, तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स, वीडियोज़, इन सभी से ये इनपुट लेते हैं, और उस इनपुट के आधार पर, उन सारे के आधार पर आपको कोई भी जवाब फ्रेम करके देते हैं, और उस जवाब पर आपका अधिकार होता है, वो आपका होता है। आप उसको कॉपीराइट करवाना चाहें तो करवा सकते हैं।
लेकिन जिस जिस किताब का इसने सहारा लिया, क्या उनको इन्होंने रॉयल्टी दी? क्या उन किताबों का, ठीक है नाम ले लेते हैं कई सारे, जैसे ग्रोक है या फिर जेमिनी है, वो आपको नाम लिख करके देते हैं कि हमने इस स्रोत से लिया है, लेकिन क्या नाम लिख देने से उस कंपनी को, उस किताब को, उस क्रिएटर को कोई बेनिफिट हुआ? तो नहीं हुआ। तो इससे तो कोई अच्छी चीज़ क्रिएट होना ही बंद हो जाएगी भाई, क्योंकि हमने कुछ क्रिएट किया, कोई उसको पढ़ने को तैयार नहीं है, एआई का सहारा लेकर सेम कंटेंट आप अपना कर ले रहे हैं। इससे क्या होगा, जो यूनिकनेस एक होता था कंटेंट क्रिएशन में, वो कहीं ना कहीं गायब हो जाएगा, है ना। इसके कारण से सरकार ने फैसला किया है, सेंटर रिकमेंड्स एआई कंपनियों को बोला गया है कि भाई आप रॉयल्टी दीजिए, जो ओरिजिनल क्रिएटर हैं उनको रॉयल्टी दीजिए। अगर आप 10 रुपये कमाते हैं तो उसमें से कुछ अंश आपको इन्हें देना चाहिए। वैसे ही एआई बबल बना हुआ है। एआई बबल क्या होता है, एआई कंपनी जितनी भी हैं वो ओवर वैल्यूड हैं, उन सभी के शेयर गिरेंगे धड़ाम से, ऐसी उम्मीद की जा रही है। क्योंकि जितना ज़्यादा सोच रहे थे कि ये परिवर्तनकारी हो जाएगा, अचानक से सारे जगहों से हमें पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे, वैसा नहीं हुआ। चैट जीपीटी जैसी कंपनी घाटे में चल रही है, क्योंकि उनके इन्वेस्ट ज़्यादा करना पड़ रहा है, उसके बदले में उनको प्राप्त बहुत कम हो रहा है। इसी को एआई बबल कहा जाता है। ओवर वैल्यूड है कोई चीज़, है ना। तो उसी ओवर वैल्यूड के कारण सब निवेशक अपने पैसे खींचेंगे तो सारा शेयर धराम हो सकता है। ऐसे बहुत बड़े बड़े प्रेडिक्शन किए गए हैं। अब ऐसे में एआई को कंपनियों को सरकार ने बोला है कि आप ओरिजिनल जो क्रिएटर हैं उनको आप रॉयल्टी देंगे, कि आप उनके कंटेंट का इस्तेमाल अपने आउटपुट देने के लिए कर रहे हैं, अपने कंटेंट क्रिएशन के लिए कर रहे हैं, तो आपको उनको कुछ न कुछ रॉयल्टी देना पड़ेगा, ठीक है। इसी को लेकर के न्यूज़ है कि एआई ट्रेनिंग डेटा पर रॉयल्टी फ्रेमवर्क। एआई कंपनियों को ट्रेनिंग डेटा, जैसे कॉपीराइट सामग्री, एआई को जो ट्रेंड किया जाता है उसमें किताब, न्यूज़पेपर, करंट अफेयर, बहुत सारे वेबसाइट, आपके डेटा, इन सभी का उपयोग किया जाता है। तो जो आपने हमारे डेटा को उपयोग किया है कंटेंट को, एआई को ट्रेंड करने के लिए, तो उस ट्रेंड करने के बाद हमारा भी तो कुछ रॉयल्टी दोगे, है ना। इसी को लेकर के यहाँ पर सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है। क्या है एआई ट्रेनिंग का विवाद, क्या है, एआई मॉडल जैसे चैट जीपीटी या जेमिनी को ट्रेन करने के लिए विशाल डेटा सेट की आवश्यकता पड़ती है, बहुत सारा डेटा उसको देना पड़ता है। इतने सारे सब्जेक्ट हैं, इतने सारे इशूज़ हैं दुनिया में, कैसे एआई को हर चीज़ के बारे में पता होता है थोड़ा बहुत, तो उसके पास पहले से इतना सारा डेटा दे करके उसको ट्रेंड किया गया है, ठीक है, जिसमें किताबें, संगीत, चित्र, समाचार लेख, अन्य कॉपीराइट सामग्री शामिल होते हैं। और इसमें, इस न्यूज़ में इसी चीज़ को बताया गया है कि सरकार ने किस प्रकार से इन कंपनियों को बोला है कि भाई साहब अब आप थोड़ा सा रॉयल्टी दोगे। एआई ट्रेनिंग में कॉपीराइट कार्यों का उपयोग बिना रॉयल्टी के होता है, जो क्रिएटर्स की आय को प्रभावित करता है। वैश्विक स्तर पर अमेरिका, यूरोपीय संघ में इस विवाद पर मुकदमे चल रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स, ओपन एआई, हर जगह पर इन सब चीज़ों को लेकर के मुकदमे चल रहे हैं। दरअसल में आपको याद है क्या, घिबली आर्ट करके एक बड़ा ही फेमस हुआ था, जिसमें सब ने अपने अपने फ़ोटोज़ बनाए थे, जापानीज़ घिबली आर्ट, ओपन एआई का यूज़ करके, चैट जीपीटी का यूज़ करके। तो घिबली आर्ट जो है, जापानी कार्टूनिस्ट जीवन भर लगाते हैं उसको सीखने के लिए, तब जाके वो इसमें महारत हासिल कर पाते हैं और अपने हाथ से बनाते हैं वो। तो जो इसके क्रिएटर थे उन्होंने बोला कि भाई ये आप नुकसान कर रहे हो आर्ट का। आर्ट को बनाने में जब तक मेहनत नहीं लगता है तब तक लोग उसको समझ नहीं पाते हैं कि वाकई कितना मेहनत का काम है ये, और आपको उसको कुछ सेकंड में क्रिएट कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो ओरिजिनल क्रिएटर थे उनको तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ, बल्कि उनका नुकसान हो जाएगा। कौन उनके पास बनवाने जाएगा, लोग खुद ही बनाने लग जाएंगे। तो इसके कारण से सरकार जो है इस तरह के कदम उठा रही है, और कई सारे जगहों पर इन पर केस भी चल रहा है कि आपका कुछ तो इस मामले में दायित्व तो बनना चाहिए। आपसे सवाल क्या पूछेगा, सवाल पूछेगा कि एआई ने कहीं ना कहीं जो ओरिजिनल क्रिएटर्स होते हैं, वास्तविक रचनाकार होते हैं, उनको नुकसान पहुंचाया है, या फिर तकनीक ने वास्तविक रचनात्मकता को नकारात्मक तरीके से प्रभावित किया है, स्पष्ट करें। या फिर निबंध में पूछेगा कि एआई जैसे तकनीक ने वास्तविक रचनाकारों को किस प्रकार से इम्पैक्ट किया है, प्रभावित किया है, स्पष्ट करें। या फिर इस प्रकार से पूछ सकता है, तकनीकी रचना और वास्तविक रचना, बस इतना दे देगा, अब आप स्पष्ट कीजिए, है ना। तो ये जो है, जैसे आपने गाना सुना होगा सैयारा मूवी का, किशोर कुमार की आवाज़ में,
कि सैयारा मूवी का जो सबसे फेमस गाना वो किशोर कुमार की आवाज़ है। किशोर कुमार ने कब गाया वो गाना? वो है ही नहीं रीमेक, वो ओरिजिनल गाना है। वो एआई का उपयोग करके किशोर कुमार की आवाज़ में ढाला गया है उसको। अगर किशोर कुमार आज जीवित होता तो समझिएगा कि किस हद तक जा रहा है ये चीज़, ठीक ना। इसी कारण से सरकार ने इस प्रकार के कदम उठाए हैं। देखिए क्या है, समिति ने एक संरचित मॉडल सुझाया है एआई कंपनियों को ट्रेनिंग डेटा के लिए लाइसेंसिंग अनिवार्य बनाना। ये सबसे मुख्य सिफारिश में से एक है। गैर भेदभावपूर्ण पहुंच, एआई कंपनियों को कॉपीराइट कार्यों तक समान पहुंच मिलेगी, सभी कंपनियों को समान पहुंच मिलेगी, लेकिन ट्रेनिंग के लिए रॉयल्टी चुकानी होगी। और इसमें आपको फेयर यूज, निष्पक्ष उपयोग का भी सीमित किया गया कि आप सही यूज के लिए ही इसका उपयोग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जहां एआई ट्रेनिंग को परिवर्तनकारी माना जाता है। सरकारी निर्धारित दरें, रॉयल्टी दरें सरकार द्वारा तय होंगी, जो डेटा के प्रकार जैसे टेक्स्ट, इमेज, म्यूजिक के आधार पर होगा। उदाहरण 30 से 5% शुल्क आपको क्रिएटर्स को देना पड़ेगा आपके कंटेंट का, जिसमें रॉयल्टी का आपको देना पड़ेगा। जो ओरिजिनल क्रिएटर हैं उनको देना पड़ेगा, आप उसका मिसयूज नहीं कर सकते हैं। ओपन लाइसेंसिंग होगी, क्रिएटर एआई का उपयोग करने के लिए पूर्व अनुमति दे सकते हैं। ब्लैकआउट पीरियड होगा, नई सामग्री के लिए 6 से 12 महीने का प्रतिबंध, ताकि क्रिएटर लाभ कमा सकें। रॉयल्टी वितरण 70% क्रिएटर को, 20% प्रकाशक को और 10% प्रशासनिक फीस इसमें लिया जाएगा। तब जाके आपको उसका उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। एक ये भी होगा, अगर कोई किताब नई बनी है तो एआई से झट से उसका उपयोग शुरू नहीं हो जाएगा। जैसे मान लीजिए किताब है रेत समाधि, आप एआई से बोलेंगे उसका क्रक्स बताओ तो सारा बता देगा आपको, लेकिन उसमें एक टाइम पीरियड बनाया गया कि 6 महीने से 12 महीने तक, जब तक क्रिएटर चाहेंगे तब तक वो एआई उसका उपयोग नहीं करेगी, ताकि लोग उसको पढ़ें, खुद से खरीदें, और उसके बाद से ये एआई पर उपलब्ध होगा। जिस प्रकार से कोई नई मूवी आती है तो वो डायरेक्ट ओटीटी पर नहीं आती है, क्योंकि पहले वो हॉल में आती है, हॉल में कमा लेती है, फिर जाकर उसको ओटीटी पर रिलीज़ किया जाता है। तो इसके पीछे भी यही कारण माना जा रहा है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। एआई डेवलपर्स की जिम्मेदारी होगी, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट इत्यादि की, कि डेटा का स्रोत प्रकट करेंगी और रॉयल्टी का भुगतान करेंगी। अगर नहीं करती हैं तो उन पर जुर्माना लगाया जा सकेगा। कौन करेगा और कैसे करेगा? तो डीपीआईआईटी के नेतृत्व में, डीपीआईआईटी ये विभाग है वित्त मंत्रालय का, डीपीआईआईटी ये विभाग है जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विशेषज्ञ होंगे, प्रकाशक होंगे, पब्लिशर्स होंगे, एआई डेवलपर्स होंगे। ये सभी इस समिति में शामिल होंगे जो इस पर लगातार निगरानी रखेंगी। लाइसेंसिंग की एजेंसी है जिसको सीआरएटी कहा जाता है, क्रिएटर राइट्स एंड एआई ट्रेनिंग, ये लाइसेंस जारी करने का काम करेगी। मॉनिटरिंग के लिए भी बनाया गया है कि भाई कॉपीराइट, रॉयल्टी एंड कंपेंसेशन ट्रिब्यूनल द्वारा जांच किया जाएगा। ये सब नए बॉडीज़ फॉर्म किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो इस क्षेत्र में काम करेंगे। तो आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा कि क्या है इशू, किस प्रकार से होगा। 3 से 5% तक की रॉयल्टी फिक्स की जा रही है। कुछ ब्लैकआउट पीरियड भी बनाया गया कि कोई बुक अभी मार्केट में आई है तो वो एआई पर उपलब्ध नहीं होगी, वहाँ पर आप उसका कुछ भी नहीं हासिल कर पाएंगे, कोई क्रक्स नहीं, कोई कहानी नहीं, कुछ भी नहीं, और आपको उस किताब को खरीदना पड़ सकता है। जैसे कोई मूवी आती है तो डायरेक्ट ही आपको ओटीटी पर नहीं मिलती है, बल्कि वो एक्सक्लूसिव रिलीज़ किया जाता है उसको फिर बाद में। इस पूरे मुद्दे को ध्यान में रखिएगा, यहाँ से सवाल बनने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट टॉपिक जो है महाभियोग से संबंधित है। एक जज साहब पर महाभियोग लगाया जा रहा है, उसी को जरा हम लोग समझते हैं। वो है कि न्यायाधीशों के लिए महाभियोग और आंतरिक जांच, इंटरनल पहले जांच होती है और उसके अलावा महाभियोग की भी बात की जाती है। भारत ब्लॉक के इंडिया ब्लॉक को इन्होंने ट्रांसलेट करके गलत दिया है। मेन पता है दिक्कत क्या आती है, हिंदी न्यूज़पेपर में कंटेंट नहीं होते हैं, जिसके कारण से मैं हिंदी मीडियम में पढ़ाने के लिए इंग्लिश न्यूज़पेपर के कंटेंट को ट्रांसलेट करना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है सही में। अब 10 जगह पर 10 चीज़ें मिलती हैं, तब जाके बन पाता है। हिंदी न्यूज़पेपर कोई शानदार होता तो इतना मेहनत ही नहीं करना पड़ता, है ना। इंडिया ब्लॉक के सांसद एमपी मदुरई बेंच, मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ संसद महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत करने की योजना बना रहे हैं। इंडिया ब्लॉक के सांसद हैं जो मद्रास हाईकोर्ट का मदुरई बेंच है, तो उनके एक न्यायाधीश महोदय हैं जीआर स्वामीनाथन। इनके खिलाफ जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो महाभियोग लाने की तैयारी कर रहे हैं। कैसे लाया जाता है, क्या होता है प्रक्रिया, और महाभियोग जैसी प्रक्रिया इसको कहा जाता है, क्योंकि महाभियोग केवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ ही लाया जाता है, बाकी समय इसको महाभियोग जैसी प्रक्रिया कहा जाता है। यह कदम उनके उन आदेश के बाद उठाया गया जिसमें करती गई दीपम उत्सव के दौरान दरगाह के पास स्तंभ में दीपक जलाने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर प्रबंधन को निर्देश दिया गया। तो
इस निर्देश के कारण से कि भाई दरगाह के पास दीप जलाने का इन्होंने निर्देश दे दिया, स्वामीनाथन जी ने इमोशनल हो गए होंगे, तो इसके कारण से इन पर अब महाभियोग लाने की तैयारी की जा रही है। महाभियोग क्या होता है, किस प्रकार की प्रक्रिया होती है, यहाँ से प्रीलिम में भी सवाल पूछे गए, पहले भी बहुत बार, मेंस एग्जामिनेशन में अब आपसे पूछा जा सकता है। हालांकि संविधान में महाभियोग शब्द स्पष्ट रूप से प्रयोग नहीं किया गया है। सबसे पहला चीज़ जो आपको याद रखना है वो यही है, क्योंकि वो आपसे स्टेटमेंट देगा कि महाभियोग का जिक्र संविधान में किस जगह पर किया गया है। ठीक है, उसके बाद से है कि सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सिद्ध दोषपूर्ण आचरण और अक्षमता के आधार पर हटाने की औपचारिक प्रक्रिया को संदर्भित करता है। इसका उद्देश्य राजनीतिक हस्तक्षेप के बिना न्यायिक जवाबदेही को सुनिश्चित करना है। संविधान में किस प्रकार से चर्चा है, तो अनुच्छेद 124(4) भारत के संविधान के 124(4) न्यायाधीशों की जांच अधिनियम 1968 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रारूप प्रदान करते हैं। वहीं पर 218 जो है 218 है जो कि इसके लिए, तो उच्च न्यायालय के लिए सेम चीज़ प्रदान करते हैं। 124 सुप्रीम कोर्ट और 218 हाई कोर्ट। न्यायाधीशों केवल सिद्ध दोषपूर्ण आचरण, गंभीर नैतिक या पेशेवर कदाचार, अक्षमता, शारीरिक या मानसिक कारणों से जिसके कारण से कर्तव्य निर्वहन नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ से महाभियोग लाया जा सकता है। प्रस्ताव प्रस्तुत करना, महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, दोनों सदन में। लोकसभा में प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 100 सांसदों का उसके पीछे होना चाहिए। भाई देखिए, कम से कम 100 सांसद, या राज्यसभा में 50 सांसदों का समर्थन आवश्यक है। कम से कम 100 सांसद डिसाइड करेंगे तभी जाके लोकसभा में प्रस्ताव आएगा, और राज्यसभा में कम से कम 50 डिसाइड करेंगे तभी जाके राज्यसभा में प्रस्ताव आएगा। प्रस्ताव तभी आगे बढ़ सकता है जब अध्यक्ष या सभापति इसको स्वीकार करता। अब 100 सांसद लाए लेकिन अध्यक्ष ने बोला कि हम इसको स्वीकार ही नहीं करते, तो क्या हो जाएगा, प्रस्ताव रिजेक्ट हो जाएगा। अब प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद जांच समिति अधिनियम 1968 के तहत 3 सदस्यीय समिति गठित की जाएगी। इसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद शामिल होंगे। 3 लोग हो सकते हैं। समिति क्या करेगी, तो एक निकाय की तरह काम करेगी और आरोपी को अर्धन्यायिक जांच करेगी। रिपोर्ट और संसदीय बहस होगा। यदि न्यायाधीश दोषी पाया जाता है तो इस प्रस्ताव पर बहस किया जाएगा, और इस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पास होना बहुत ज़रूरी है। और जब 2/3 बहुमत से, स्पेशल मेजोरिटी कहा जाता है, 66% बहुमत कहा जाता है, जब 66% बहुमत प्राप्त होगा तब जाके इसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति जी उनको निकाल देंगे। ये पूरी प्रक्रिया है। मुख्य कमियां क्या है, यदि न्यायाधीश प्रक्रिया के बीच में त्यागपत्र दे देते हैं तो आमतौर पर कार्रवाई समाप्त हो जाती है। भारत में अब तक किसी भी न्यायाधीश पर सफलतापूर्वक महाभियोग नहीं चलाया जा सका है। जिन पर भी चलाए जाने की शुरुआत होती है वो बेचारे खुद ही पहले त्यागपत्र दे करके अपनी इज्जत बचा करके निकल जाते हैं। बहुत अधिक मतदान सीमा कारण हटाया जाना अत्यंत दुर्लभ हो जाता है न्यायाधीशों को, लेकिन ये डिमेरिट के साथ साथ मेरिट भी है कि न्यायिक प्रक्रिया को अक्षुण्ण रखने का, उसको भाई सही सलामत रखने की प्रक्रिया बहुत ही ज़रूरी है। वरना तो जो न्यायाधीश सरकार के खिलाफ सुनाते 50% बहुमत लेकर सरकार उनको उड़ा देती। तो इस प्रकार से इसको ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। इन हाउस इंक्वायरी, उच्चतम न्यायालय 1999 में इन हाउस इंक्वायरी शुरू की थी। इसकी प्रेरणा श्री रविचंद्रन अय्यर बनाम न्यायमूर्ति AN भट्टाचार्य मामले 1955 से मिली थी, जिसमें महाभियोग 124 से 2018 की सीमा से नीचे न्यायिक कदाचार से निपटने के किसी तंत्र के अभाव को उजागर किया गया था। इन हाउस इंक्वायरी का उद्देश्य महाभियोग सीमा से नीचे न्यायिक कदाचार को संबोधित करना और सामान्य कदाचार और सिद्ध कदाचार के बीच की खाई को कम करने के लिए इन हाउस इंक्वायरी उस समय शुरू किया गया था CJI के द्वारा। लेकिन जो दिल्ली के न्यायाधीश महोदय थे जिनके घर में बहुत सारा पैसा मिला था, उनका क्या हुआ? उन पर किसी ने महाभियोग लाने की क्यों नहीं सोची? सोचना चाहिए था ना, कदाचार तो हुआ था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ सवाल परेशान कर सकते हैं। शिकायतों की जांच, शिकायत की जांच संभावित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या भारत के CJI द्वारा की जाती है। अनावश्यक शिकायतों को प्रारंभिक चरण में ही खारिज कर दिया जाता है और गंभीर शिकायतों के लिए न्यायाधीश की प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। जांच समिति गठन किया जाता है यदि आगे की जांच आवश्यकता होती है। इन हाउस, ये अपने अंतर्गत न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत ही जांच की जाती है। तो मुख्य न्यायाधीश एक 3 सदस्यीय समिति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के साथ मिलकर के एक समिति बनाते हैं और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं फिर इसकी जांच करते हैं और जांच के बाद अगर सफल पाया जाता है तो उनको हटा दिया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया हो।
दरअसल में जो वास्तविक प्रक्रिया होती है उसमें जांच के बाद इनको कहा जाता है कि इस्तीफ़ा दे दो, नहीं तो आपको न्यायिक प्रक्रिया से मुक्त कर दिया जाएगा। या फिर मुख्य न्यायाधीश महोदय जो हैं CJI, वो राष्ट्रपति जी को रिकमेंड कर सकते हैं कि आप इन पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करवा सकते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति जो है कदाचार में पाए गए हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया है, आपको समझाया है मैंने। कैसा रहा है आपका इस चैनल के साथ जुड़ने के बाद का अनुभव? ज़रूर ज़रा साझा कीजिएगा अपने अपने अनुभवों को कि किस प्रकार से रहा है, क्या चुनौतियाँ आई हैं, क्या सही चीज़ हुआ है, कुछ जीवन में बदलाव हुआ है या नहीं। ज़रूर बताने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।